ठीक है जी। अब हम नवीद की तरफ आते हैं। जी नवीद। तो मैं स्क्रीन शेयर करवा लेता हूँ। आई थिंक एक जी स्लाइड जी कर। आई विल जस्ट डिस्प्ले दैट। जी जी बिल्कुल कर लें। तो अब हम लोग कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। इज इट विजिबल ऑलरेडी? नहीं, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे अब मैं स्ट्रीम में डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने डाल दिया। जी नाउ इज इट विजिबल? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बना देता हूँ। पहले तो ये कि ऐसा नहीं भाई, आपके तो बिल्कुल हैंड्स इन हैंड हम चले हैं। इनफैक्ट जो गाइडेंस है वो कम्प्लीटली आपकी तरफ से रही है। मैंने इसमें थोड़ा सा स्टेप वाइज इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, सो इट इज़ ईजी फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। अब होता क्या है कि जब इस तरह की सिचुएशन है तो उसमें सबसे पहले जैसे ही आपकी लिस्ट ब्लॉक होती है तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सेलर्स को पहली फिक्र ये पड़ जाती है कि हमारा बीएसआर जो है वो डाउन हो रहा है और हमारी जो है वो रैंकिंग जा रही है। अब उस फोकस में जो है वो टाइम साथ साथ निकलता जाता है और सम टाइम ये होता है कि सेलर्स जो हैं वो अमेजोन के साथ केस खोलने शुरू हो जाते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन जब आपको अमेजोन से ये मिले अगर कि ये जो केस है ये इसमें फेडरल कोड से रिलेटेड है, तो आई थिंक दैट्स द पॉइंट जहाँ पे जो है वो फोकस फिर हमारा बिल्कुल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाना चाहिए, क्योंकि फेडरल कोड का केस या उसका नाम जब आ जाता है तो अमेजोन फिर उसमें कुछ भी नहीं करता जब तक कि जो है वो फेडरल कोड से ही वो रिमूव नहीं होता वो वाला इशू। तो इसमें पहले आपके पास जो है वो मेल आती है जिसमें डिटेल्स होती हैं बेसिकली लॉयर की, दूसरी आपके कंपटीटर के या जिसने केस किया होता है उसकी, ज़्यादातर फ़ोन नंबर और इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो थोड़ा बता दें बैकग्राउंड के फेडरल कोर्ट ने क्यों सस्पेंड करवाई लिस्ट, उन्होंने क्या क्या एलिज किया था आपकी कंपनी के ऊपर? जी, तो बेसिकली वो लिस्ट के ऊपर था, नॉट ओनली ऑन अवर लिस्ट बट आई थिंक उन्होंने 250 लिस्ट के ऊपर ये किया था। अमेजोन की भी थी और ऑल प्लेटफॉर्म्स की भी थी। ये भी इनफैक्ट बाद में हमें पता चला जब हमने फाइंड आउट किया। तो वो जो केस था वो था आईपी इन्फ्रिंजमेंट का था। और उसके अलावा जो है उसमें काउंटरफिट प्रोडक्ट सेल करने का था। तो केस का बैकग्राउंड जो ये था। लेकिन जब हमें पहली इन्फॉर्मेशन अमेजोन से आती है उसमें सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है और एक लॉयर की इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे पर्पस मेरा ये होगा इस केस के रेफरेंस में ये बताना कि अगर इस तरह की चीज़ आती है तो जनरली हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या क्या होना चाहिए उस सिचुएशन में, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस विच वी हैव गॉन थ्रू। तो एक तो ये कि उस टाइम पे उसका पैनिक लेने का कोई फायदा नहीं है। अब वो बीएसआर नीचे जाएगा, अब वो लिस्ट जो है वो डीएक्टिवेट होनी है, उसको फौरन आप एक्टिवेट नहीं करवा सकते। फोकस होना चाहिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो उसमें आप सबसे पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अमेजोन ही देता है। ज़्यादातर जो आपका राइट्स ऑनर है उसका लॉयर ही होता है जिसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। इन सम केसेस राइट्स ओनर खुद भी केस कर सकता है तो उसकी भी होगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लॉ फर्म्स होती हैं। तो वो लॉ फर्म्स का फ़ोन नंबर वगैरह होता है, उसका ईमेल आपको वेब पे ढूंढने से मिल जाता है। सो व्हाट नीड्स टू बी डन इज़ के उनका पहले तो उनको एक प्रॉपर आपको ईमेल करके इन्फॉर्मेशन चाहिए मज़ीद केस के मुतालिक। अब जो फर्स्ट स्टेप मैंने इसमें लिखा है, फाइंड आउट मोर अबाउट द केस, वो इसलिए ज़रूरी है कि अनलेस यू नो अबाउट द केस आप आगे उससे बढ़ ही नहीं सकते। उसको डील करने के लिए एंड दैट्स द की हियर। किसी भी इनफैक्ट किसी भी रीइंस्टेटमेंट को, नॉट ओनली दिस, बस किसी भी रीइंस्टेटमेंट में जो की होती है वो यही होती है कि अपने फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम क्या है, डिटेल्स उसकी जानने की कोशिश करते हैं आप। इधर जो डिटेल का सोर्स है वो है आपका जो लॉयर है, आपके राइट्स ऑनर का जिसने केस किया। तो वो आपको कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको वो केस नंबर बता देगा, वो उसका काम है बताना।
और कोशिश ये करनी चाहिए कि उनसे ऑफिशियल वे में आप कम्युनिकेट करें। आप जो उनको ईमेल करें वो भी एक कंपनी के ईमेल एड्रेस से जाए या ब्रांड के ईमेल एड्रेस से जाए। फैक्स आप भेज सकते हैं, ऑनलाइन फैक्स नंबर लिए जा सकते हैं उसके लिए, जो आपकी कंपनी के नाम रजिस्टर होते हैं, और आपके पास प्रॉपर फैक्स का रिकॉर्ड होता है जब आप भेजते हैं, तो वो एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कोर्ट में केस है तो कल को आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है। और वो रिस्पॉन्स देने के लिए बाउंड भी होता है। तो हमने ये भी देखा है कि ईमेल के रिस्पॉन्स, अब 1 हफ्ता तो आपको 1 डेढ़ हफ्ता लग जाएगा ईमेल पे कोई रिस्पॉन्स शायद आए भी ना, क्योंकि ईमेल आपको ऑफिशियली अमेज़न समटाइम प्रोवाइड करता भी नहीं है। सो फैक्स इज़ द वे, और उसका क्विकली जो है वो ऑनलाइन एक फैक्स का नंबर ले लेना चाहिए कंपनी के नाम पे, अगर नहीं है ऑलरेडी तो, and start communicating over that so that you have the proofs also for the communication. अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है, अब केस नंबर मिल गया, अब एज हम बैठे हुए हैं लेट्स से पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, और अब हाउ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट केस। अब यूएस में ये चीज़ बड़ी आसान है। अब ज़्यादातर लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन वो है एक बेसिकली यूएस में एक सर्विस है जिसको कहते हैं पेसर, पब्लिक एक्सेस टू कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी केस की इंफॉर्मेशन डालते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं। हाउएवर समटाइम ये होता है कि किसी केस में कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट भी होती है जो सील्ड होती हैं, तो वो सील्ड आपको वहाँ पे सील्ड नज़र आती है, वो आप नहीं देख सकते। जो चीज़ सील्ड नहीं है वो आप देख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो लॉयर ने इन्फॉर्मेशन भेजी होती है वो बड़ी बेसिक सी होती है। यहाँ पे आपको मिलती है वो सारी डिटेल जिसकी बेस पे आप ये पहले फाइंड आउट करते हैं कि मसला क्या है और वो क्या एविडेंस है जो आपके अगेंस्ट, क्योंकि कोर्ट में जब भी कोई कंप्लेन जाती है उनको भी ये खतरा होता है कि अगर वो गलत कंप्लेन करेंगे तो उनके खिलाफ हो जा सकता है। सो दे ऑलवेज पुट अप फ्यू एविडेंसेस। अब वो एविडेंस क्या है वो आपको वहाँ नजर आती है। अच्छा, अब ज़्यादातर केसेस में क्योंकि हम ज़ाहिर एक्सट्रीम कॉमर्स की गाइडेंस में काम कर रहे होते हैं तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपने वाकई आईपी राइट की वॉल्यूशन की हो, क्योंकि जब वो आपका 111 ग्रुप बनता है, 333 ग्रुप बनता है, उसमें ये सब चीज़ें वेरीफाई होती हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे चांसेस नॉर्मली कम ही होते हैं कि आपने कोई ऐसी गलती की भी हो। तो मोस्ट लाइकली इस तरह के केसेस में जब आप फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे केस में भी हुआ, कि एविडेंस क्या लगी है, तो वो एविडेंस आपको देख के अंदाजा हो जाता है कि वो कितनी सॉलिड है। हमारे केस में स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि क्या उसमें एक 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 ब्रांड नेम है जो हमारे अगेंस्ट जिसने वो की थी कंप्लेन, वो उसका जो ब्रांड नेम है वो कॉमन नेम भी है। अब वो कॉमन नेम हमने कहीं यूज किया हुआ था, बट हमने जो यूज किया था वो एज अ कॉमन नेम ही यूज किया था, हमने उसको एज ब्रांड नेम यूज नहीं किया था। कई और केसेस में, कई और जो उसने कंप्लेंट्स की थी उसमें वाकई इन लोगों ने उसके ब्रांड नेम को एज ब्रांड ऐसे शो किया हुआ था कि जैसे उसी की प्रोडक्ट हो, बट हमारे केस में ऐसा नहीं था। एंड थैंक्स टू ईसी एंड ईसी टीम के ये चीज़ें पहले से ही बड़ी क्रिस्टल क्लियर हमें कर दी जाती हैं, तो उसमें हम पहले से ही बड़े क्लियर होते हैं, तो हमने उसमें ऐसी कोई गलती नहीं की हुई थी। तो वी फिगर्ड आउट कि ये जो एविडेंस है इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। एनीवे, अब उसमें जाने से पहले मैं वापस पेसर अकाउंट की तरफ आना चाहता हूँ, एंड देन आई कैरी ऑन एज माय स्टेप 2। तो अब पेसर अकाउंट जो है वो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, जो एक इवन गूगल पे भी लिखे हैं और मैंने एक ये लिंक भी शेयर किया हुआ स्क्रीन पे। इसको रजिस्टर करवाना बहुत आसान है। इसमें सिंपल एक आप सर्च वाला ऑप्शन है, उस पर रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्टर बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन इसका सेकंड स्टेप होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। सो एड्रेस वेरिफिकेशन में एक है फास्टर वे, एक है स्लोअर। फास्टर वे है वाया क्रेडिट कार्ड एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम। हमने ये देखा है कि इसमें एक जो हमारा एक्सपीरियंस है कि यूएस का क्रेडिट कार्ड और यूएस की एड्रेस की डिटेल के साथ ये वेरीफाई हो रहा था, और हमने उसके अलावा 2-3 क्रेडिट कार्ड विद द करेक्ट डिटेल्स इस्तेमाल किए, लेकिन वो उसको फेल कर देता था। सो दैट वाज वन एक्सपीरियंस। तो इसका आई थिंक रिजल्ट यही है कि अगर आपने फास्टर करवानी है तो इफ द पर्सन फॉर होम यू आर रजिस्टरिंग इज यूएस पर्सन और उसका यूएस के क्रेडिट कार्ड यूज होता है इसकी वेरिफिकेशन के लिए, तो एक दिन में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, दैट्स अ फास्टर वे। स्लोअर ऑप्शन है दूसरी, वो भी पॉसिबल है।
कि वो आपकी एड्रेस जो आप देते हैं उसमें वो उस पे एक टोकन भेजते हैं फिजिकल मेल के थ्रू। तो उसमें ज़ाहिर है 2-1 हफ्ते लग जाते हैं, आपके पास वो पहुंचता है, फिर आप वो पिन कोड, वो ऑथेंटिकेशन टोकन एंटर करते हैं और आपका फिर एक्सेस आपको कंप्लीटली मिल जाता है। तो ये एक एक्सपीरियंस था। अच्छा, इसके अकाउंट के चार्जेस का अभी बताता चलूँ कि चार्जेस बहुत नॉमिनल होते हैं। आई मीन हमारे आई थिंक टोटल केस की डॉक्यूमेंटेशन हंड्रेड्स ऑफ पेजेस डाउनलोड करने के बाद भी इट वाज लेस देन $100 जो टोटल लगे थे हमारे। पर पेज जो है वो 10 सेंट और सम टाइम पॉइंट्स में भी होती हैं जो उसके चार्जेस होते हैं। सो इट्स वेरी यू नो चार्जेस उसके काफ़ी कम होते हैं। इट्स नॉट अ फ्री सर्विस बट इट्स at the same time not very expensive. So that's how we get the Paysar account registration done, जिसकी वजह से आप बेसिकली डिटेल ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब मैं अपने केस की तरफ वापस आता हूँ। तो उसमें फिर ये हुआ कि हमने उसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी केस के निकाली, हमने ढूंढ के वो एविडेंस निकाली जो उन्होंने उसमें डाली थी, एंड वी फिगर आउट के वो एविडेंस एक्चुअली इतनी सॉलिड नहीं है, एंड एक्चुअली किसी को उन्होंने लगाया होगा और दे जस्ट कंपाइल्ड एवरीथिंग। सो व्हाट वी डिड, अब वी थॉट कि अब इसको सबसे पहले, एंड इन द मीनवाइल हमारे पास एक ईमेल आती है लॉयर की रिस्पांस की कि हम सेल्स स्टडीज कर रहे हैं और हम आपको शॉर्टली एक ऑफर करेंगे। ऑफर वो क्या होगी? ऑफर वो ये होगी कि इस केस को वो विड्रॉ करने के लिए वो दे वांटेड टू आस्क फॉर द मनी, और वो जाहिर है उसके लिए वो सेल्स डेटा वगैरह कलेक्ट कर रहे थे। एट द सेम टाइम इस तरह की सिचुएशन में अमेज़न आपके अकाउंट के पैसे होल्ड कर लेता है। सेलिंग राइट एक तरफ, लेकिन आप पैसे भी नहीं ले सकते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि फेडरल कोर्ट में केस है, तो उसका रिजल्ट सम टाइम जब आपके फेवर में नहीं आता तो वो आपके अकाउंट से भी आपकी इन्वेंट्री, आपकी जो उसमें पैसे ऑन होल्ड हुए हैं वो सब रिकवर करवा के भी सम टाइम जो दूसरी पार्टी है उसका नुकसान पूरा किया जाता है। अच्छा, अब इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि अगर आप कुछ नहीं करते इसमें, आप अपीयर भी नहीं होते कोर्ट में, और अपीयर होना वैसे ही बड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज यू नीड अ लॉयर। इन सम केसेस $10,000 से आपका लॉयर वो स्टार्ट होता है। और अगर आप एज इंडिविजुअल जाते हैं तो वो उसकी कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन सम केसेस जा सकते हैं, सम केसेस नहीं जा सकते। तो अगर आप इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं तो इट विल डेफिनेटली गो अगेंस्ट यू, वन साइडेड डिसीजन हो जाता है, वो भी नहीं कर सकते। सो कमिंग बैक टू आवर केस स्टडी, तो व्हाट वी डिड, हमने फिर ये किया कि हमने सोचा कि अब क्योंकि वो लॉयर है दूसरी तरफ, एंड वी शुड बी रिस्पॉन्डिंग इन अ लीगल लैंग्वेज, तो सनी भाई ने ये रिकमेंड किया कि लॉयर वुड बी वेरी एक्सपेंसिव एंड फाइंड समवन जो आपको लीगली असेस कर सकता हो और चीपर भी हो। सो मेरा जो वो ये था कि हम एज अ प्रो से जाएंगे। एक होता है कि हम लॉयर हायर करेंगे अगर हमारी एलएलसी पे किसी ने लॉ सूट फाइल किया है, लेकिन अगर हम एज अ इंडिविजुअल सेलर अमेजोन पे बेच रहे हैं, मेरी इंडिविजुअल आईडी इंडिविजुअल नाम से, तो हम कोई भी एज अ प्रो से भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी आपको पैरालीगल आप फाइवर पे हायर कर लेते हैं, वो सस्ता मिल जाता है। पैरालीगल जो है उनकी नॉलेज होती है, वो लॉयर तो नहीं होते, लेकिन वो आपको एज अ इंडिविजुअल आपको गाइड कर देते हैं कि आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, कोर्ट में क्या बोलना है। अगर कोर्ट में जज के साथ फोन पे बात हो रही, क्योंकि मैं तो ये कर चुका हूँ, मैं 2-3 केसेस एज अ प्रो से डील कर चुका हूँ, और मैं ये सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। तो मैंने कभी लॉयर इसलिए हायर नहीं किया कि पैसे नहीं होते थे हमारे पास में, कि हम लॉयर $10,000 का रिटेनर पे हायर कर रहे हैं। तो हम फिर यही पैरालीगल ही ले लेता था, मैं उन्हीं के थ्रू ये काम में करता था। तो मैंने इनको फिर यही बोला था कि आप पैरालीगल के साथ काम करें। अच्छा, फिर तो अब उसमें फिर जो आइडिया था बेसिकली इसकी बैक पे वो ये था कि वी नीड समबडी जिसका लीगल नॉलेज हो। सो मैंने उस लाइन पे सोचना शुरू किया। तो मैंने आई ट्राइड हंटिंग समबडी इन पाकिस्तान, एंड लकीली आई गॉट एंड देयर वाज वेरी क्लियर टू लाइनर फ्रॉम सनी भाई। We need somebody who has a legal knowledge and who has excellent drafting skills, क्योंकि सारा ज़ाहिर है रिस्पॉन्स इंग्लिश में जाना है, एंड दैट नीड्स टू बी एक्सेलेंट। ये दोनों चीज़ें आपको ज़ाहिर है
मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन मिल जाती हैं. सो वी लकीली वी फाइंड समबडी अ वेरी गुड लॉयर विद एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग स्किल्स टू एंड आल्सो एक्सीलेंट रिसर्च स्किल एज वेल. क्योंकि अब आप जब एक पाकिस्तानी लॉयर को यूज़ कर रहे हैं और उसने यूएस में रिस्पांस देना है तो उसको यूएस के रेफरेंसेस लगाने हैं, तो यूएस के रेफरेंसेस के लिए रिसर्च भी चाहिए. सो इट हैज़ टू बी रिसर्च पार्ट भी अच्छा होना चाहिए. सो व्हाट वी डिड इज कि हमने सोचा कि पहला स्टेप ये लेते हैं कि हम इनको ही रिस्पांस देते हैं और एंड इनफैक्ट दिस वाज द सजेशन फ्रॉम द लॉयर. तो एक रिस्पांस तैयार हुआ काफ़ी डिटेल्ड, जिसमें ये हमने एक तो हमारा ट्रेडमार्क अंडर ट्रेडमार्क भी हमारा जो अंडर प्रोसेस था, लेकिन हमने उसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि जैसे वो इनडायरेक्टली ये शो किया कि इट्स ऑलरेडी देयर. दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सेकंड ये था कि हमने कुछ रेफरेंसेस उसमें लगाए जो यूएस कोर्ट के प्रीवियस केसेस थे जिसमें ये डिफाइंड था कि क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे एक प्रोडक्ट जो वाकई जिसको आप कह सकते हैं कि वो काउंटरफिटिंग कर रही है या वो आईपी राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उसमें. तो वो बड़ा अच्छा एक हमारे लॉयर ने रिसर्च करके उसमें ऐड किया वो सारी डिटेल्स. हमने इस तरह से उस रिस्पांस में शो किया कि और जो फैक्ट भी था कि वी आर अ कंपनी, क्योंकि एक पॉइंट लॉयर का हमारे अगेंस्ट या सबके अगेंस्ट ये भी था कि ये सारे इंडिविजुअल सेल कर रहे हैं. सो वी इवन मेड श्योर कि हम लेटर पैड पे उसको रिस्पांस दें. अपने लेटर पैड पे हमारी प्रॉपर बिजनेस एड्रेस हो, बिजनेस इंफॉर्मेशन हो, फैक्स नंबर हो, फोन नंबर हो, प्रॉपर रजिस्टर्ड एक ईमेल एड्रेस हो जो कंपनी का है. ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं. हमारा पूरा जो पर्पस था उसका वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था उनके अगेंस्ट के यू आर नॉट डीलिंग विद अ इंडिविजुअल, यू आर डीलिंग विद समबडी जो आपके अगेंस्ट आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कोर्ट में जाके. तो वो छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखना, इवन आई हैव मेंशन्ड दैट ऑन द राइट साइड, ये इसलिए ज़रूरी है कि ये वो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं जो बेसिकली आपको चाहिए इन ऑर्डर टू शो यूर स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग नॉट ओनली legally on that specific issue but also as a company. तो ये दो चीज़ें हमारी कोर थी उस रिस्पॉन्स में और इट वाज अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स. तो हुआ ये कि उसमें थोड़ा सा एक थ्रेट वाला एलिमेंट भी हमने डाल दिया और जो एक वैलिड थ्रेट था वो ये था कि अगर उन्होंने इसको वॉलंटियरली रिमूव ना किया तो विल गो अगेंस्ट देम इन द कोर्ट. तो एक दिन हमने ये लेटर भेजा और अगले दिन हमारा रिस्पांस आ गया फ्रॉम द लॉयर कि हमने ना सिर्फ कोर्ट से वापस ले लिए और हमारे पास वो उन्होंने प्रूफ भी भेज दिया, हमने भी पेसर पे देख दिया कि वाकई रिमूव हो गया, प्लस उन्होंने प्लेटफॉर्म को भी ईमेल कर दी कि ये केस जो है वो हमने कोर्ट में ख़त्म कर दिया. दैट्स द कोर्ट पार्ट. और हमें एकदम से फिर उसके बाद अमेजोन ने हमारी पेमेंट्स भी रिलीज़ कर दी. हमारी लिस्ट रीइंस्टेटमेंट में कुछ और इश्यूज चल रहे हैं लेकिन फ्रॉम द कोर्ट पर्सपेक्टिव हम उससे क्लियर हो. अब नेक्स्ट स्टेप एक जो मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ जो अभी इनफैक्ट आगे मैं डिस्कस भी करूंगा इसी के साथ, वो ये है कि सिंस वी हैव नाउ द सिचुएशन वेयर वी हैव द लेटर फ्रॉम द कोर्ट और उन्होंने वॉलंटरली एग्जिट ली है, हमें 3-4 महीने इसकी हमारी सेल्स इफेक्ट हुई हैं. सो वी आर गोना क्लेम all this damages to the rights owner. तो पहले हम अगेन एक थ्रेट वाला लेटर और एक इस डिटेल के साथ अपने लॉसेस के साथ लिखेंगे. अगर आउटसाइड द कोर्ट सेटल हो जाता है तो वेल एंड गुड. इफ दे आर रेडी टू पे द लॉसेस फाइन, इफ नॉट देन वी डिसाइडेड दैट विल गो अगेंस्ट देम इन द कोर्ट. और ज़ाहिर है हमारा केस ऑलरेडी इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि दे एक्चुअली उन्होंने वॉलंटियरली जी मिस्टेक भी है के लिए. तो ये हमारा नेक्स्ट अब मूव होगा इन ऑर्डर टू रिकवर ऑल द लॉसेस व्हिच वी हैव. तो इसमें बस एक मेरा लास्ट मैसेज यही है कि इसमें पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आपके पास क्लियरली होगी उतना आप इसको डील अच्छा कर सकेंगे. दूसरा ये कि इसमें फ्रंट फुट पे रहना, दूसरा टेक अवे ये है कि फ्रंट फुट पे रहना बड़ा ज़रूरी है और स्पेशली अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपरली शो करना विद स्मॉल थिंग्स. एक आप अजीबोगरीब सी ईमेल करके 4 लाइनों के भेजेंगे, इट विल नॉट क्रिएट अ इम्पैक्ट. सो क्रिएट अ इम्पैक्ट. थर्ड जो है वो ये कि इफ इट इज डन इन योर फेवर, ट्राई टू गेट
try to recover your money, try to recover your losses, because that's the right which we should never leave. सनी भाई इनफैक्ट मेरा ख्याल है 1-2 दफा ले चुके हैं पैसे आप वापस। जी मैं ले चुका हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ा, मैं पैसे भी रिकवर किए हैं और डबल रिकवर किए मैंने अपने सारे। मेरा 6 महीने के लिए ईबे का अकाउंट सस्पेंड करवा दिया था और वो रिस्पांस नहीं दे रहे थे, फोन कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं। खैर ये मैं 2000 मेरा ख्याल है 2010 से 11 की बात, 2010 की शायद बात है। और वो 6 महीने के लिए मेरा पूरा बिजनेस बंद पड़ा रहा, ईबे वाला, अमेजोन चल रहा था। तो फिर वही मैंने सीखा, मैंने गूगल कर करके फिर मैंने एक पैरालीगल हायर किया, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप पेसर का अकाउंट बनाएं। अब वो मैंने अपने मलेशिया के एड्रेस पे बनाया, तो उसमें मेरा एक महीना लग गया, वो लेटर उनकी तरफ से आ रहा है, कोड आ रहा है, फिर मैं कोड डाल के अपना एड्रेस वेरीफाई कर रहा हूँ। तो वो 2011 शायद 2010-11 के दरमियान था। तो वो फिर 6 महीने लग गए थे मुझे उस फाइनल, जैसे जब लॉ सूट डिलीवर हुआ है ना सेलर के एड्रेस के ऊपर, उसकी फिर कॉलें आनी शुरू हो गई, कॉलें ईमेल्स। फिर वो उसने कहा कि अब नहीं, हमारे स्टाफ से मिस्टेक हो गई थी, ये हो गया था। फिर उसको रिप्लाई किया कि वो मिस्टेक हो गई थी, तो आपने तो जवाब ही नहीं दिया हमारी ईमेल्स का। जब हम आपको ईमेल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो इसका मतलब ये इंटेंशनल था, ये मिस्टेक नहीं थी, ये इंटेंशन थी, और हमारे पूरा रिकॉर्डेड एविडेंस मौजूद है इस बात का। तो अब तो आपको हमारा पूरा लॉस कवर करना पड़ेगा। तो फिर उसने नेगोशिएशन शुरू कर दी, क्योंकि अब देखें उसकी कंपनी पे मैंने लॉ सूट फाइल किया था। कंपनी में लॉ सूट फाइल करने का मतलब, अब वो भाई लॉयर लाओ, अब वो लॉयर रिटेनर $10,000 का भरेगा, लॉयर लेकर आएगा। तो वो उसके लॉयर ने कहा उसी वक्त, कहा कि जी, उसको बता दिया कि भाई ये तो अब आपको सेटल करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है $10,000 शायद मैंने मांगे थे, तो उन्होंने भी $10,000 मुझे पे किए, मलेशिया में ट्रांसफर किए। फिर मैंने वो केस जो है विड्रॉ करवा दिया था। सर हमारा भी तो इरादा है, प्यार से बात करेंगे कि वो प्यार से मान के तो अच्छी बात है, वरना डिसाइडेड टू गो। यही छोड़ना थोड़ी है, छोड़ना नहीं है उनको। भाई आपने पूरा बिजनेस हमारा तबाह किया है, हम ऐसे छोड़ देंगे आपको? तो वो तो अब पैसे निकलवाने हैं। अब ये तो आपका भी $50,000-60,000 $1,00,000 आराम से निकल आएगा, क्योंकि उन्होंने 250 अकाउंट्स के ऊपर काम किया है, तो उन्होंने भी पैसे कमाए होंगे वहां से, कमाए होंगे, कई जगहों से उन्होंने बनाए होंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छे खासे पैसे उन्होंने बना लिए। तो अब $50,000-60,000 $1,00,000 1,00,000 हमें भी दे दें अब आप। और उन्होंने ये सोचा होगा कि कई जगहों पे देने भी पड़ेंगे, आई एम श्योर उन्होंने ये कैलकुलेशंस भी। So that's it from me. अगर सर कोई क्वेश्चन है तो जी जबरदस्त। तो इनका केस जो है, वो लिस्ट जो है, उसके बाद अमेज़न मान गया कि हाँ ठीक है, हमने वो रिवोक कर दिया है, लेकिन लिस्ट रीइंस्टेट नहीं हुई आज तक, यानी कि वो लिस्ट के ऊपर आगे फंस गए हैं। तो अब वो लिस्ट की रीइंस्टेटमेंट एक टेक्निकल इशू है। वो कह रहे हैं कि जी नई लिस्ट अब आप बना सकते हैं, तो हमारे पुराने रिव्यूज जाया हो गए उसके अंदर, अब हम उसके ऊपर लगे हैं। सो उसमें आई मीन टू बी ऑनेस्ट, उसमें मैं डायरेक्टली खुद अभी नहीं आया था, ये वाला पूरा मैंने खुद डील किया था। तो उसमें मैं क्योंकि वो आसान लग रहा था कि अब तो मेल आ गई है, अब ऑल गुड, सब ठीक हो गया। और वो एक इवन अमेज़न की वो थोड़ी सी अपॉलॉजी वाली लाइन भी होती है उसमें। तो उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा रिलैक्स ले लिया था। तो नाउ आई डिसाइडेड कि उसको अब उसमें मैं खुद थोड़ा सा डायरेक्टली डील करके उसको एक ट्राई और करनी है बिफोर वी न्यू लिस्ट। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है वो भी एरिया, और वो एक दफा सॉल्व होता है तो उस पे मेरा इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।